हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे अगर आपने हायर परचेज सिस्टम का मेरा वीडियो देख लिया है तो अब आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है, बट थोड़े से कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। राइट। अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, आज आपको एडजस्ट करना होगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है इसका क्या मतलब है। ठीक है। और फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझाऊंगी कि कैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के कुछ फीचर्स देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। और उसके बाद हायर परचेज सिस्टम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर मेरी अलग से सेपरेट वीडियो है, उसको और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। और उसके बाद हम जर्नल एंट्री देखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ बायर एंड इन द बुक ऑफ वेंडर। बायर की बुक में कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है और वेंडर की बुक में। और उसके बाद उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट। अच्छा, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। मुझे आप लोगों के मैसेज मिलते हैं, सच मानिए उन मैसेजेस को पढ़ के मुझे बहुत बहुत अच्छा फील होता है। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। लगता है कि जैसे जितनी भी मेरी मेहनत है वो अब सफल हो रही है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा पा रही हूँ, आप मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, उनकी हेल्प से पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और एक बात और कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम से पहले मैं मैक्सिमम टॉपिक्स जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं मैं उन पर वीडियो बना पाऊँ। बट अगर कुछ टॉपिक रह जाए ना तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, चलिए फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट। चलिए अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है? ये गुड्स बाय या सेल करने का वो सिस्टम है जहां पे जो पेमेंट है वो हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं। ठीक है। नाम क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट, यानी वो सिस्टम गुड्स बाय करने का जहां पर जो पेमेंट की जाती है वो इंस्टॉलमेंट यानी किश्तों में पेमेंट की जाती है, जैसा हायर परचेज में होता था। ठीक है। तो आप कहेंगे हायर परचेज में भी तो यही होता था, तो डिफरेंस क्या है? लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जब गुड्स बायर गुड्स को जब बाय करता है, ही बिकम द ओनर ऑफ द गुड। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वैसे ही गुड्स उसको डिलीवर कर दिए जाते हैं और वो गुड्स का क्या हो जाता है? ओनर हो जाता है इमीडिएटली। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है। हायर परचेज सिस्टम में जब हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, उसके बाद जब आखिरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर देता है, उसके बाद जाके ही बिकम द ओनर ऑफ द गुड। उसको गुड्स तो ट्रांसफर तुरंत कर दिए जाते हैं, उसे ये राइट भी मिल जाता है कि आप गुड्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो गुड्स का ओनर नहीं होता। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस पर जैसे ही बायर साइन करता है, गुड्स उसको दे दिए जाते हैं और उसका पेमेंट वो किश्तों में करता रहता है एंड ही बिकम द ओनर ऑफ द गुड। देखिए यही मैंने डायग्राम में यहाँ पे कहा है, जैसे बायर है और सेलर है। जब बायर ने गुड्स परचेज किए तो एसेट तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, इसको एसेट दे दिया जाता है। और ओनरशिप, जो एसेट की जो ओनरशिप है ये भी इसको तुरंत दे दी जाती है। ही बिकम द, ये जो बायर है ही बिकम द ओनर ऑफ द गुड। और ये कुछ डाउन पेमेंट करता है। ठीक है। सपोज करिए अगर 70,000 का गुड था तो इसने 20,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा है 50,000 है, वो क्या करेगा? वो किश्तों में रेस्ट अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है। बट एक चीज और है कि अगर बायर सपोज करिए इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, ठीक है, कुछ किस्तें तो उसने पे की बट आगे की किस्तें वो नहीं पे कर पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी कारण से। ठीक है। तो उस केस में सेलर कैन ओनली स्यू,
जो सेलर है वो केवल केस कर सकता है, लीगल केस कर सकता है ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट, जितना पैसा बायर नहीं दे पाया। ठीक है, सपोज करिए बायर 30,000 दे दिया, 40,000 नहीं दे पाया। ठीक है, तो उस केस में सेलर कैन ओनली स्यू फॉर द बैलेंस अमाउंट। ये जो बचा हुआ पैसा है ना, इसके लिए सेलर बायर को स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। सेलर गुड्स को वापस नहीं ले सकता है। ठीक है, ही कैन नॉट आस्क फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स। वो गुड्स को वापस लेने का सेलर के पास राइट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ओनर कौन है? ओनर तो बायर है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। चलिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिए ये है मिस्टर राम, इनको बाइक खरीदनी थी। ठीक है, तो ये गए श्याम ऑटोमोबाइल में, श्याम ऑटोमोबाइल में गए, शोरूम में गए, इन्होंने कहा कि हमें बाइक खरीदनी है। ठीक है, तो वहां पे जो बाइक थी जो इनको पसंद आई राम को, उसकी कैश प्राइस थी 80,000। कैश प्राइस का क्या मतलब है कि अगर आप कैश में अभी तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो ये जो बाइक है आपको 80,000 की पड़ेगी। ठीक है, तो राम के पास तो इतने पैसे थे नहीं। फिर राम ने बात की तो फिर श्याम ऑटोमोबाइल ने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए आप डाउन पेमेंट कर दीजिए कुछ, और बचा हुआ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिएगा, हम आपको ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर देंगे, गुड्स भी तुरंत दे देंगे। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? ये हुआ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, क्योंकि ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो राम ने कहा ठीक है मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ 20,000 का, और जो बचा हुआ पैसा है वो मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। फिर इसके बाद जो श्याम ऑटोमोबाइल है उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करिए किश्तें हम 10,000 की बांधते हैं। तो राम ने कहा ठीक है, 10,000 की इंस्टॉलमेंट में पे करता रहूंगा। तो जो श्याम ऑटोमोबाइल है इन्होंने कहा चलिए ठीक है, फिर ऐसा करिएगा आप 7 अभी 20,000 का पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप 7 किश्तें 10,000 की 7 किश्तें आप पे करिएगा। तब राम ने सोचा कि ये जो बाइक है ये है 80,000 की, और मैं पे कर रहा हूँ 20,000 डाउन पेमेंट, और ये जो श्याम ऑटोमोबाइल है ये कह रहा है कि 10,000 की 7 किश्तें पे कर दो, यानी 20,000 का डाउन पेमेंट और 70,000 मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, यानी टोटल तो मैं 90,000 पे कर रहा हूँ। जबकि बाइक कितने की है? जबकि बाइक जो है 80,000 की है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है 10,000 का जो डिफरेंस है ये क्यों आ रहा है? राम ने सोचा। ठीक है, तब श्याम ऑटोमोबाइल ने समझाया कि ये जो आप डीले कर रहे हैं पेमेंट में, ये जो आप किश्तों में अमाउंट पे करेंगे 10,000 का, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्योंकि आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि आप पेमेंट जो है अभी पूरा पेमेंट न करके आप किश्तों में आसानी से छोटी छोटी किश्तों में पेमेंट कर दीजिएगा, इसलिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपए का। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए बेसिकली क्या है? दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, जो राम को पे करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो कर रहा है डीले इन पेमेंट, वो पूरा पेमेंट अभी नहीं कर रहा। अगर पूरा पेमेंट अभी करेगा तो उसको ये बाइक 80,000 की पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे खरीद रहा है, ये जो भी पेमेंट है इसको किश्तों में पे करेगा, इसलिए इसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इसलिए जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी श्याम ऑटोमोबाइल ने चार्ज किया हो, उसकी वजह से ये जो बाइक है अब ये 90,000 की पड़ेगी राम को। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे ये सेम एग्जाम्पल मैंने हायर परचेज में भी यही सेम एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फीचर्स। ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? क्रेडिट सेल। ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल, यहाँ पर क्रेडिट सेल हो रही होती है। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट। ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर जो भी पेमेंट करता है बायर वो किस में करता है? किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर रहा होता है। दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा जो फीचर्स है दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे ही बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे साइन करता है, ठीक है, और डाउन पेमेंट करता है, वैसे ही बायर को गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और बायर क्या बन जाता है? गुड्स का ओनर बन जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही बायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे साइन करता है, ही बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, उसको ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दी जाती है। जबकि आपने हायर परचेज में पढ़ा था, हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर की जाती है?
बताइए कब ट्रांसफर की जाती है? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट बायर पे कर देता है तब ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ही सेलिंग होती है और डाउन पेमेंट जब कर दिया बायर ने, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे साइन कर दिया, तभी उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। चलिए आखिरी फीचर क्या है, अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट को पे करने में वो डिफॉल्ट कर जाए, तो उस केस में जो सेलर है ही कैन ओनली स्यू फॉर द बैलेंस अमाउंट। जो भी बैलेंस अमाउंट है उसके लिए वो केवल केस कर सकता है। जो सेलर है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो गुड्स को वापस ले, ठीक है। तो दीज वेयर द 5 फीचर्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंसेस। हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप डिफरेंस समझ जाएंगे ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है हायर परचेज का और जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का कॉन्सेप्ट है वो और पक्का हो जाएगा। तो इसलिए भी डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। प्लस ये एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए भी मैंने इसे इंक्लूड किया है। चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। ये एक तरीके की हायरिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब बायर सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, उसके बाद ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो इनिशियली हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इट इज एन अग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, ठीक है। दूसरा, ये जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये बेसिकली एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। हायर परचेज इज एन अग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज अ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है, दिस इज रिलेटेड विद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये जो हायर परचेज सिस्टम होता है, यहाँ पे ओनरशिप रिमेन विद द वेंडर। ये जो हायर वेंडर होता है उसके पास ओनरशिप होती है। कब तक? टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तक परचेजर आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता, ओनरशिप किसके पास रहती है? वेंडर के पास रहती है, ठीक है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो टाइटल ऑफ गुड है वो तुरंत पास हो जाता है परचेजर पे, ठीक है। जैसे ही अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, वैसे ही गुड्स ओनर को दे दिए जाते हैं और गुड जो है बायर को दे दिए जाते हैं और बायर उसका ओनर बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है, दैट इज रिलेटेड विद राइट टू रिकवर द गुड्स। जो हायर परचेज सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो परचेजर होता है, अगर सपोज करिए वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है, ठीक है, वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो उसमें जो वेंडर है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो गुड्स को वापस ले ले, ठीक है, क्योंकि वेंडर उसका ओनर है, उसके पास पूरा राइट है कि वो गुड्स को वापस ले ले। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है, सेलर कैन नॉट रिकवर द गुड्स। सेलर जो है गुड्स को वापस लेने का उसके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। सेलर कोई ओनर तो है नहीं गुड्स का, ओनर कौन है? बायर है। सेलर यहाँ पे केवल केस कर सकता है, बट ही कैन नॉट टेक बैक द गुड्स, गुड्स को वापस नहीं ले सकता। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। चौथा डिफरेंस देखते हैं, दैट इज फोरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट। फोरफीट करना मतलब जब्त करना। सपोज करिए हायर परचेज सिस्टम में, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट करने में, तो उस केस में क्या होता है, वेंडर कैन फोरफीट ऑल द मनी पेड। जो भी मनी बायर ने पे किया है उसको वेंडर क्या कर सकता है, फोरफीट कर सकता है, जब्त कर सकता है, नहीं देगा वो पैसा, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए, बायर आगे का पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में सेलर जो होता है कैन ओनली स्यू फॉर द बैलेंस अमाउंट। जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए केवल केस कर सकता है, पैसे को जब्त नहीं कर सकता है। वो मानेगा कि जो बायर ने जो अभी तक जो पैसा दिया है ना, वो जो गुड्स परचेज किए हैं उसका पैसा है, ठीक है। इट इज टूवर्ड पार्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका पैसा है, और केवल जो पैसा बच गया है उसके लिए वो केस कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस क्या है, राइट टू रिटर्न द गुड्स। जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें हायर परचेजर जो होता है वो गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है विदाउट फर्दर पेमेंट,
ठीक है, बिना आगे की पेमेंट किए कि अब वो आगे की पेमेंट नहीं करेगा और अब वो हायर वेंडर को गुड्स वापस कर रहा है, ऐसा कर सकता है परचेजर। ठीक है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, यहाँ पर बायर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता अनलेस सेलर के पार्ट में कोई अगर डिफॉल्ट नहीं है, मतलब गुड्स में कोई अगर दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल केस में बायर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायर ने एक बार सामान खरीद लिया है, अब वो उसका ओनर हो गया है, तो अब वो गुड्स को नहीं रिटर्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता था, हायर परचेज सिस्टम में ही कैन रिटर्न द गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा डिफरेंस, रिस्क। हायर परचेज सिस्टम में रिस्क किसका है? जिसकी ओनरशिप है उसका रिस्क है। ठीक है, ओनरशिप फॉलोज रिस्क, जिसकी ओनरशिप होती है उसका रिस्क होता है। तो हायर परचेज सिस्टम में बताइए कौन होता है ओनर? हायर परचेज सिस्टम में हायर वेंडर होता है ओनर। ठीक है, टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे रिस्क किसका है? हायर वेंडर का है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है, ओनरशिप तो बायर को पास हो गई है ना, तो बायर इज द रिस्क होल्डर, जो ओनर होगा उसी का रिस्क है। गुड्स से रिलेटेड जो भी रिस्क है वो किसका है? ओनर का है। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कौन होता है? ओनर, बायर होता है ना, तो यहाँ पे बायर का रिस्क होता है। जबकि हायर परचेज सिस्टम में ओनर कौन होता है? वेंडर होता है। ठीक है, तो वेंडर का रिस्क है। चलिए सातवां डिफरेंस देखते हैं, टू बिकम डेटर। जो हायर परचेज सिस्टम होता है ना, उसमें हायर परचेजर इज जस्ट लाइक अ टेनेंट। हायर परचेजर एक टेनेंट की तरह होता है, वो किराया दे रहा है और गुड्स को यूज कर रहा है, हर बार किराया दे रहा है और गुड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, और जब तक पूरा पैसा नहीं दे देता है तब तक वो ओनर नहीं होता है, तो ही इज नॉट अ डेटर, वो डेटर नहीं है, यहाँ पे एक टेनेंट की तरह। हायर परचेज सिस्टम में जो बायर होता है, जो परचेजर होता है, वो एक टेनेंट की तरह होता है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, बायर इज जस्ट लाइक अ डेटर। बायर एक तरीके का डेटर होता है, जिसने सामान ले लिया है, अब उसका पेमेंट वो धीमे धीमे किश्तों में कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द सेवेंथ डिफरेंस। आठवां डिफरेंस क्या देखते हैं, राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स। ये जो हायर परचेज सिस्टम होता है, यहाँ पर हायर परचेजर कैन नॉट हायर आउट। ये जो हायर परचेज सिस्टम है, क्योंकि परचेजर ओनर तो है नहीं, तो इसलिए वो गुड्स को ना तो बेच सकता है, ना हायर आउट कर सकता है, ना प्लेज कर सकता है। प्लेज करना मतलब गिरवी रख सकता है, न डिस्ट्रॉय कर सकता है, न डैमेज कर सकता है, न ट्रांसफर कर सकता है, न असाइन कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। गुड्स को केवल यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। ठीक है, उसको केवल गुड्स को यूज करने का राइट मिला हुआ है, जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे। तो हायर परचेज सिस्टम में वो गुड्स को कहीं प्लेज, सेल, ये सब कुछ नहीं कर सकता है, केवल यूज कर सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर में डिस्पोज ऑफ, बायर जो है गुड्स को अगर डिस्पोज ऑफ भी करना चाहे, खत्म करना चाहे, ठीक है, या किसी और को गुड्स ट्रांसफर करना चाहे, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायर जो है अब वो ओनर है गुड्स का। किसमें? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, बट हायर परचेज सिस्टम में क्योंकि वो ओनर नहीं है, तो ना वो प्लेज कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना हायर आउट कर सकता है, ना सेल कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस वेयर द 7 डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ढूंढ करके ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ये मैं यहाँ पे लाई हूँ। मुझे बहुत बुकों में 4-5 डिफरेंसेस, 2-3 डिफरेंसेस ऐसे मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मैं चाहती थी कि डिटेल में मैं आपको बताऊं। और अगर डिफरेंसेस समझ गए ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं। और आपको अगर कहा जाए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट या हायर परचेज के बारे में लिखिए, तो वो भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल। जैसे हमने हायर परचेज सिस्टम में बनाई थी ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल, एकदम सेम वैसे ही यहाँ पे बनेगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल जर्नल एंट्री से पहले। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री में जो आप अमाउंट भरेंगे ना, इंटरेस्ट का जो अमाउंट भरेंगे, कि हर साल कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है, जो परचेजर है हर साल जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, उसमें इंटरेस्ट का कितना पार्ट है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है,
तो जर्नल एंट्री में जो अमाउंट फिल करेंगे ना तो वो यहीं से आएगी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल से निकलेगा। तो जर्नल एंट्री करने से पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल बनानी होगी, ठीक है, और उसके बाद आप करेंगे जर्नल एंट्री। तो चलिए ये आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री पे ले चलती हूँ, वहीं पे मैं समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस और आ जाता है कि जर्नल एंट्री जब आप करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, तो वहां पे एक नया अकाउंट जो हायर परचेज सिस्टम में नहीं था वो यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको जर्नल एंट्री बताती हूँ। इन द बुक ऑफ बायर एंड इन द बुक ऑफ वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, ठीक है। बायर की बुक में कौन कौन सी एंट्री होगी, सेलर की बुक में कौन कौन सी एंट्री होगी, चलिए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंट्री कराने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमने हायर परचेज सिस्टम में किया था ना, एकदम ऑलमोस्ट सेम वही एंट्रीज है, ठीक है, वही वही केसेस हैं कि किस कंडीशन में कौन सी एंट्री होगी, एकदम सेम वही कंडीशंस हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगी अभी। और ये जो एंट्रीज हैं ये कहाँ से आ रही हैं, तो वही 3 बेसिक गोल्डन रूल अकाउंटिंग के पढ़े थे ना, 3 बेसिक गोल्डन रूल। कौन कौन से रूल हैं, मेरे साथ बोलिए एक बार। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit what comes in, credit what goes out, and all the expenses and losses are debited, all income and gain are credited, ठीक है। तो यही 3 बेसिक रूल हैं अकाउंटिंग के जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं जर्नल एंट्री करने के लिए। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कि क्यों इसको डेबिट किया, क्यों इसको क्रेडिट किया, तो वही रूल लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कुछ मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहली एंट्री है फॉर एसेट परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। सबसे पहली एंट्री है जब एसेट परचेज किया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो बायर की बुक में क्या एंट्री होगी, बायर क्या कर रहा है, एसेट खरीद रहा है, इसके पास एसेट आ रहा है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। तो हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट बायर पे कर रहा है, ठीक है, अगले 3 साल 4 साल में टोटल जितना भी इंटरेस्ट बायर पे कर रहा है वो किस में जाएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। जैसे अभी पिछले एग्जाम्पल में जो राम था वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा था, 10,000 का टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा था, तो वो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है, एंड टू वेंडर अकाउंट। तो बायर की बुक में क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये खर्चा है ना, बायर के लिए तो खर्चा है और सेलर के लिए तो इनकम है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया है, ठीक है। तो बायर की बुक में एंट्री समझ में आ गई, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और यही ट्रांजेक्शन जब गुड सोल्ड किया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, तो वेंडर की बुक में क्या एंट्री होती है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सेल हुई है इसलिए क्रेडिट किया, इंटरेस्ट सस्पेंस इनकम है इसलिए क्रेडिट किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये पहली एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एंट्री किस चीज की थी, जब परचेजिंग की जा रही है तब आप कुछ डाउन पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसी की एंट्री है फॉर अमाउंट पेड ऑन डिलीवरी, जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है डिलीवरी पे उसकी एंट्री, ठीक है। तो बायर की बुक में क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, तो इसीलिए वेंडर को डेबिट किया है और कैश जा रहा है इसलिए कैश को क्रेडिट किया है। तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहीं पर सेलर की बुक में अगर मैं बात करूं तो क्या एंट्री होगी, डाउन पेमेंट रिसीव करने पे क्या एंट्री होगी, इसके पास कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज कब होंगी, जब गुड्स बाय या सेल किया जा रहा है, जब अग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तब ये 2 एंट्रीज की जाती हैं। और ये जो 2 एंट्रीज हैं ये वन टाइम होती हैं, एक बार की जाती है। अग्रीमेंट एक बार हो रहा है, डाउन पेमेंट एक बार पे किया जा रहा है, तो ये जो पहली और दूसरी एंट्री है ना ये एक बार होगी। उसके बाद मैं आपको 4 एंट्रीज बताऊंगी जो हर साल रिपीट होगी, जैसे हायर परचेज में था ना एकदम सेम वैसे ही। अब मैं आपको 4 एंट्रीज बताऊंगी जो हर साल रिपीट होगी जब जब बायर इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है। तो ये अगली एंट्री क्या है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में क्या एंट्री होगी, सबसे पहली एंट्री है जब इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, बायर की बुक में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी, इसी एंट्री को पलट दीजिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। किस चीज की एंट्री है, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा,
ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री जो हर साल रिपीट होगी। दूसरी एंट्री क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट किया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसी एंट्री को पलट दीजिए, ठीक है, पलट के क्या हो जाएगा, परचेजर आ जाएगा वेंडर की जगह। ये किस चीज की एंट्री है, जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई दो एंट्रीज। तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री, ठीक है। अब जो एसेट है वो किसके पास है, बायर के पास है, तो डेप्रिसिएशन भी तो वही लगाएगा, ठीक है, चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि खर्चा है, लॉस है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। और सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी बताइए, सेलर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, न इसके पास एसेट है न ये ओनर है, ठीक है। चौथी एंट्री क्या होगी जो हर साल रिपीट होगी, चौथी एंट्री है कि जो इंटरेस्ट अकाउंट है और जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसे क्लोज करेंगे और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसे हायर परचेज में किया था, ठीक है। और सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी, सेलर की बुक में हम इंटरेस्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे और पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो ये थी 4 एंट्री जो हर साल रिपीट होगी, ओके। फिर उसके बाद आखिरी एंट्री, एक और एंट्री है, ये किस चीज की एंट्री है, जो भी सेलिंग की है, हायर सॉरी नॉट हायर, सेलर ने जो सेलिंग की है वो सेलिंग अकाउंट को क्लोज करेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, उसकी एंट्री है आखिरी, ठीक है। बट यहाँ पर एक कह लीजिए मिसप्रिंट है, मैंने जिस बुक से लिया है यहाँ पे मिसप्रिंट है। देखिए ये जो है बायर का कॉलम है और ये सेलर का कॉलम है, तो सेलिंग किसने की है, सेलर ने की है ना, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ना ये यहाँ पे होनी है, और जो नो एंट्री है वो बायर में होनी है। ये जिस बुक से लिया है वहां पे मिसप्रिंट है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आखिरी एंट्री जैसे हायर परचेज में करते थे, हायर परचेज सिस्टम में जैसे आप एंट्री करते थे कि जो जिस साल सेलिंग हुई है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में सेलर के बुक में एक एंट्री होती थी, क्या एंट्री होती थी कि जो सेल अकाउंट है उसे क्लोज करते थे और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो एंट्री क्या है, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर ये किसकी बुक में एंट्री है, ये है सेलर की बुक में एंट्री। और बायर की बुक में क्या एंट्री होगी, बायर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, उसने सेलिंग थोड़ी की है, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं, ठीक है, ये बेसिक एंट्रीज हैं जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में की जाती है। एक बार मैं आपको एक ही स्क्रीन पे सब दिखा देती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जो पहली दो एंट्रीज हैं ये केवल कब होगी, एक बार होगी जब गुड्स परचेज किया जा रहा है। किस चीज की एंट्री है, ये है परचेज जब किया गया उसकी एंट्री है, और ये डाउन पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। उसके बाद आएगी 4 एंट्रीज, 4 एंट्रीज हर साल पे की जाएंगी जब जब इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू की, दूसरी एंट्री क्या है, इंस्टॉलमेंट पे करने की, तीसरी एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, और चौथी एंट्री क्या है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये 4 एंट्री। उसके बाद एक एंट्री और होगी, किसकी बुक में होगी, सेलर की बुक में, बायर की नहीं, सेलर की बुक में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, पहले साल होगी ये केवल एंट्री कि सेलिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। तो ये बेसिक एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें करना है एक न्यूमेरिकल इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे, बट मैं सोच रही हूँ ये जो न्यूमेरिकल है ना ये मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, इसको मैं अलग से कवर करती हूँ, ठीक है। उसका लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ हम बहुत पढ़ लेंगे ना तो मुझे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वैसे आप नहीं होंगे, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अभी आप एक बार जो जर्नल एंट्री है उसको फिर से रिवाइज करिएगा, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज करिएगा। अगले लेक्चर में मैं ये वाला जो न्यूमेरिकल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाती हूँ, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और लेक्चर वाइंड अप करने से पहले मुझे एक बात और कहनी थी, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है तो मास्क आप जरूर लगाइएगा, और अननेसेसरी बाहर एकदम मत जाइएगा, ठीक है, और क्राउडेड प्लेसेस को तो एकदम अवॉइड करिएगा, और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा, राइट। कोरोना को लाइटली मत लीजिए। तो चलिए मैं लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ।